जो राजस्थान में आरपीएससी द्वारा सिलेबस जारी है द्वितीय श्रेणी सेकंड ग्रेड का, जो 2026 में एग्जाम लगेगी, उसका पहला पॉइंट है हम राजनीति का भारत शासन अधिनियम 1919 पढ़ रहे हैं। मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, इसको देखेंगे और हम देखेंगे लगभग सभी सोर्स से जो प्रमाणित है वहाँ से यह सामग्री इकट्ठी की गई है। जहाँ तक संभव होगा लगभग 99% यहीं से प्रश्न आने वाले हैं, ये मैं आपके साथ वादा करता हूँ। इसमें है भारत शासन अधिनियम में सबसे मुख्य पॉइंट ये है, इसको देखो, द्वैध शासन। द्वैध शासन का मतलब जानते हो कि मतलब जो अपने विषय हैं उनको दो जगह बांट देना। द्वैध शासन के आधार पर ब्रिटिश सरकार व ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम 1919 प्रस्तुत किया, यानी मुख्य बिंदु है द्वैध शासन। तो ये द्वैध शासन इसलिए मुख्य बिंदु है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा फोकस द्वैध शासन पे रखा गया। यही है मुख्य पॉइंट कि प्रांत में द्वैध शासन कब लागू किया, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। यह ऐसे भी आ सकता है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। इसी के आधार पर, इसको आधार मानते हुए ये अपना भारत शासन अधिनियम 1919 प्रस्तुत किया गया है। इसमें पहला पॉइंट है, भारत का उस समय मंत्री था मांटेगू, यानी 1919 में मंत्री कौन था, मांटेगू, और गवर्नर जनरल कौन था उस समय, चेम्सफोर्ड। इन दोनों के नाम से, मांटेगू और चेम्सफोर्ड, इन दोनों के नाम से क्या हुआ, इन दोनों को प्लस कर दिए और ये नियम हो गया मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। अब समझ में है कि इसका नाम मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 क्यों बना। इसलिए बना क्योंकि उस समय भारत का तत्कालीन मंत्री मांटेगू, जिसको ब्रिटेन में सचिव कहा जाता था, इसी को ब्रिटेन में सचिव कहा जाता था, और गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड, इन दोनों के नाम से ये मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम हुआ। इन्होंने क्या किया है कि अपने दोनों की राय और मशवरा करा के और भारत परिषद का कार्य, एक सुधार परिषद की घोषणा की जो है बनकर है। भारत परिषद का कार्यकाल कितने साल का था, पहले 1909 के तहत 7 साल का था इस परिषद का, जिसको घटाकर यानी 2 साल कम कर दिए, कितने आ गया, 5 वर्ष कर दिया। यानी 1909 के जो भारत शासन अधिनियम 1909 था उसके तहत तो 7 साल थी, और भारत परिषद का कार्यकाल अब कितना कर दिया, केवल 5 साल। 5 साल रहेगी फिर दोबारा चुनाव। और इसी में भारत का हाई कमिश्नर, ये देखो, भारत का हाई कमिश्नर के पद का सृजन किया गया। इसके कार्य पूर्व में भारत सचिव करता था। अब देखो यहां से क्या हुआ, ये भारत सचिव, यही है भारत सचिव। अब आपके प्रश्न आ जाए कि 1919 में भारत सचिव कौन था, तो मांटेगू था, जिसको भारत मंत्री के नाम से जाना जाता था। ये एक पद हाई कमिश्नर का घोषित किया गया, जिसमें भारत सचिव कहा गया है, जिसे बाद में इसी को आगे देखेंगे तो अपन, ये मैं इसलिए मिटा रहा हूँ कि आप एक बार इसका बढ़िया से लिख लो, स्क्रीनशॉट कर लो, मैं साइड में जाता हूँ। ले लिए, हाँ तो अब देखो, केंद्र में एक सदन वाली व्यवस्था के कारण, यानी भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत केंद्र, यानी जो केंद्र से जिसका संचालन किया जा रहा था अपने इस नियम का, उसमें एक सदन यानी एक ही सदन रहेगा, द्विसदनात्मक नहीं, एक सदनात्मक व्यवस्थापिका रखी और द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका बनाया गया, जिसको केंद्र में जो एक सदन वाली व्यवस्थापिका थी ना, उसको हटाकर कैसे कर दिया, 2 सदन हो गए, एक निम्न सदन एक उच्च सदन। एक तो निम्न सदन हो गया, एक उच्च सदन। 1909 के 1919 के अधिनियम के अंतर्गत केवल मुसलमानों को ही प्रत्यक्ष निर्वाचन का अधिकार था। यह 1919 है ना, इसको काट के क्या करना है आपको, 1909।
यस, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको मैं कर ही देता हूँ अभी। ये क्या है, 1909, सही, अब सही हो गया ना, 1909। इसके तहत ही क्या था, इसके तहत मुसलमानों को अलग से निर्वाचन का अधिकार था, जिसे हटाकर क्या कर दिया गया, इसको बढ़ा दिया गया। इसी अधिनियम के तहत यानी भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत क्या कर दिया गया, 1909 के तहत तो केवल मुसलमानों को था, 1919 के तहत क्या कर दिया, इसको बढ़ा दिया, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन और आदि को भी प्रत्यक्ष निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया। यानी इसको फूट डालो राज करो, इस नीति को यहाँ बढ़ाया गया 1909 में। यहाँ तक समझ में आया, फूट डालो राज करो, ये नीति कहाँ अपनाई गई थी, 1909 में, जिसको यहाँ बेहद विकास दिया गया था। और इसकी परिस्थितियाँ क्या रही 1919 को लाने की, इनकी परिस्थितियों पर, मुख्य बिंदुओं पर पक्ष डालते हैं, इन पर ध्यान दीजिए। पारित होने की परिस्थितियाँ यह रही कि कांग्रेस की अप्रसन्नता, 1919 आया ना, 1909, उसमें कांग्रेस और मुसलमान कोई पसंद नहीं था, मुसलमान का अपनी जनसंख्या से अधिक प्रतिनिधि थी। कांग्रेस अप्रसन्न क्यों थी, क्योंकि मुसलमानों को क्या कर दिया गया था, जितनी जनसंख्या थी उससे ज़्यादा प्रतिनिधि जा रहे थे, और मुसलमान व गैर मुस्लिम में मताधिकारों और उम्मीदवारों की योग्यताओं में भेदभाव किया गया कि एक ही योग्यता नहीं रखी गई। 1909 से राष्ट्रवादी असंतुष्ट इसलिए थे, क्यों थे, क्योंकि उग्रवादियों द्वारा स्वीकार नहीं करना और नरमपंथियों ने अपर्याप्त असंतोषजनक माना। राष्ट्रवादी जैसे कांग्रेस थी वो भी असंतुष्ट थी इनसे। ये कारण है जो वहाँ आते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919 को पारित करने के निम्न में से कारण है। तात्कालिक कारण भी देखेंगे जस्ट उसी समय के जो कारण थे, लेकिन इन पे एक बार संक्षिप्त नजर देखना जरूरी है। 1909 के बाद घटित घटनाएं, 1900 भारत शासन अधिनियम 1919 है 9, उसमें क्या घटनाएं, क्रांतिकारी आतंकवाद की सक्रियता हुई, मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना पैदा हुई, और कांग्रेस के दोनों घटक एक दूसरे के पास आने लगे। दोनों घटक का मतलब जानते हैं आप, गरम दल और नरम दल, ये आपस में मिलने लगे। और इसके बाद में अपने पास एक बार में इसको हटा के साइड में होता, आप स्क्रीन शॉट ले, दिख तो रहा है ना, और भी सही किया जाएगा इसको। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द होना, देखो भारत का जो अभिन्न था बांग्लादेश, उसको 1911 में अलग कर दिया गया था, लेकिन इसको क्या कर दिया, अंग्रेजों ने रद्द कर दिया उसी समय। तो इससे क्या हुआ कि एक मुसलमानों का पूरा पक्ष नाराज हो गया, इसलिए हो गया क्योंकि उनका एक अलग ही देश बन रहा था जिसको हटा दिया, इसलिए मुसलमानों ने क्या की, अंग्रेजों से दूरी बनाने की कोशिश की। और 1913 में लीग का मतलब मुस्लिम लीग द्वारा औपनिवेशिक स्वराज्य का लक्ष्य रखा कि मतलब हमें यहाँ से क्या होना चाहिए, अपना खुद का राज्य होना चाहिए। 1913 का प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न राष्ट्रों को आत्मनिर्णय का अधिकार देने की बात करना एवं प्रजातंत्र की रक्षा करने की घोषणा पर सही नहीं उतरना। मतलब जब प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, नहीं पता, 1914 में क्या किया था, ये अंग्रेज ने घोषणा की थी कि हम क्या करेंगे, यहाँ से राष्ट्र को आत्मनिर्णय का अधिकार देंगे, मतलब स्वतंत्र कर देंगे, और प्रजातंत्र की रक्षा करने की घोषणा पर सही नहीं उतर पाए। जो घोषणा की थी ना कि हम प्रजातंत्र की रक्षा करेंगे, प्रजा के अनुसार तंत्र चलेगा उसकी। फिर क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम एकता में सकारात्मक कदम, लखनऊ पे सबसे मुख्य पॉइंट है, लखनऊ समझौता हुआ, उसके अनुसार लखनऊ पैक्ट है, उसमें यह हिंदू मुस्लिम एकता को अपनाया गया। और तिलक एवं एलिवेशन 1916 में होम रूल आंदोलन चलाया। अब ये आ जाए आपके परीक्षा में, होम रूल आंदोलन किसने चलाया, क्यों चलाया? 1916 में चलाया था तिलक, बाल गंगाधर तिलक और एलिवेशन। इन्होंने इसलिए चलाया था, कांग्रेस से जो
कांग्रेस ने अपने अंग्रेजों से जो आतंकवाद छा रहा था उसको हटाने के लिए ने स्वराज्य अपनाने की घोषणा की, स्वदेशी अपनाओ। और रोलेट एक सत्याग्रह, इसके कारण है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये सब क्या हो रहे हैं, एक बार इनको वो कर लो, ले लो। ले मॉन्टेग्यू कोहोड सुधार या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1900 एक घोषणा किया सुधार 1917 में। इसी के तहत अब ये क्या होता है कि 1919 जो अधिनियम आए ना, उसके तात्कालिक यहाँ से पक्ष देना है, वो तो क्या थे, जनरल सामान्य थे। यहाँ से सबसे मुख्य बात है कि 1916 का होम रूल आंदोलन, इसका मुख्य कारण मेसोपोटामिया कमीशन की रिपोर्ट। नवंबर 1917 में भारत सचिव मॉन्टेग्यू और भारत आए और समिति का गठन किया, जिस समिति में कौन आए थे, भारत सचिव मॉन्टेग्यू। कहाँ पे आए, ये वही रहते थे, कहाँ रहते थे, प्रिवी काउंसिल में, संसद, और वहां से ही ये शासन करते थे। लेकिन उसने क्या किया, नवंबर 1917 में कहा है ये भारत आए और भारत में क्या किया, इन्होंने एक समिति का गठन किया जिसमें भूपेंद्र नाथ बसु, चार्ल्स रॉबर्ट, विलियम ड्यूक। समिति ने वाइसराय जेम्स फोर्ड के साथ मिलकर मॉन्टेग्यू को सुधारों का मसौदा तैयार करता। यानी ये समिति में 3 व्यक्ति थे, भूपेंद्र नाथ बसु, चार्ल्स रॉबर्ट, विलियम ड्यूक। अब इसमें क्या होता है, जब समिति की सिफारिश पर भारत शासन अधिनियम 1919 बना। मुख्य बात यह कि किसकी सिफारिश पर, उस समिति में कौन कौन थे, भूपेंद्र नाथ बसु, चार्ल्स रॉबर्ट, विलियम ड्यूक, 3 व्यक्ति थे। इन्होंने क्या किया कि अपनी राय किसको दी, मॉन्टेग्यू को, और मॉन्टेग्यू ने अपने ये प्रस्ताव मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1917 में दी। अब ये 1917 से उठा के इसको क्या किया, इनकी सिफारिश को मानते हुए भारत शासन अधिनियम 1919 पारित। ये देखो ना, समिति की सिफारिश में भारत शासन अधिनियम 1919 पारित किया। आगे देखें एक बार, ले लो स्क्रीनशॉट। इसमें क्या किया, भारत शासन अधिनियम 1919 में, इसमें पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग है कि यह कहा गया है कि उत्तरदायी शासन होगा। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन और तथा द्वैध शासन की स्थापना की। द्वैध शासन 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन का जनक लियोनस कार्टिस को माना जाता है। ये वेरी इंपोर्टेंट पर्सन। यहाँ से द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है, लियोनिस कार्टिस को। लियोनिस कार्टिस। अब वहां जाए कि द्वैध शासन कब से लागू हुआ, 1919 से प्रांतों में, और द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है, लियोनिस कार्टिस को। ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब आई थी, जो दोनों ने मिलकर रिपोर्ट दी थी, वो 20 अगस्त 1917। अभी पढ़े थे ना, 1917 में रिपोर्ट दी के आधार पर 20 अगस्त, ये डेट देख लेना, 20 अगस्त 1917 के आधार पर एक विधेयक 28 मई 1919 को ब्रिटिश लोक सदन, यानी कहाँ, लोक सदन में, कॉमन सभा पार्लियामेंट में, निम्न सदन में रखा गया। कब रखा गया, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की जो रिपोर्ट आई उसको उठा के कहाँ रखे गए, 28 मई 1919 को कहाँ रख दिए, 1917 में आई थी रिपोर्ट, इसको लोक सदन में रख दिया, यानी कॉमन सभा पार्लियामेंट के निम्न सदन में। और पार्लियामेंट से पारित विधेयक को 23 दिसंबर 1919, कभी 23 दिसंबर 1919 को, समझने की कोशिश करो यहाँ, 23 दिसंबर 1919 को क्या कर दिया, सम्राट की स्वीकृति मिलने पर यह भारत शासन अधिनियम 1919 बन गया। यहाँ क्या हुआ, यहाँ इसको ब्रिटिश सम्राट उसने मान्यता दे दी इस रिपोर्ट को। इस रिपोर्ट को मान्यता देने पर क्या बन गया, भारत शासन अधिनियम 1919।
कर लिए, चले। 1919 की प्रस्तावना, यानी इससे पहले जितने भी अधिनियम आए ना, भारत शासन अधिनियम, उनमें किसी में भी प्रस्तावना को उल्लेख नहीं था। यहाँ पहली बार प्रस्तावना को उल्लेख किया गया 1919 में। प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाएगा, यानी जो प्रशासन चलेगा उसमें भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाएगा। ब्रिटिश साम्राज्य का ब्रिटिश भारत अभिन्न अंग होगा, यानी ब्रिटिश साम्राज्य का ही अंग होगा भारत। स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाएगा। स्वशासन यानी ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया जाएगा जो स्वयं का शासन स्वयं करे। जैसे आज की स्थिति में देखें तो जैसे पंचायत है कि ब्रिटिश नीति का लक्ष्य है उत्तरदायी शासन, जो धीरे धीरे होगा। ऐसे नहीं कि ब्रिटिश नीति आ गई 1919 और उत्तरदायी शासन लागू हो गए, नहीं, धीरे धीरे क्रम से होगा। ऐसे नहीं कि एक साथ उठा के लगा दिया। प्रगति पर निर्णय ब्रिटिश संसद के हाथों में रहेगा कि किस क्षेत्र में कितनी प्रगति करना है, कितना बजट किस क्षेत्र को देना है, ये केवल ब्रिटिश संसद के हाथ में रहेगा। प्रांतीय सरकारों को केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त रखने का प्रयास किया जाएगा, यानी जो केंद्र का नियंत्रण था प्रांतीय सरकारों पर, वहां से हटा दिया जाएगा। प्रावधान क्या है इसमें? प्रावधान ये हुई, पढ़ लेते हैं बात, इसको देखो, मैं ये लाइन हटा दूं। चलिए, प्रावधान ये हुआ कि सबसे पहला प्रावधान बना ब्रिटेन में स्थापित भारतीय संस्था। यहाँ ध्यान देना कि ये जो संस्था पड़ेगी ना, ये भारत परिषद कहाँ थी? भारत में से भी तो थी। भारत परिषद भारत में नहीं थी, फिर कहाँ थी? ये ब्रिटेन में थी ये संस्था। इसमें परिवर्तन हुआ, तो क्या क्या परिवर्तन हुआ वो देखते हैं। पहले और अब में क्या हुआ, एक बार इसको पूरा ले। भारत परिषद थी ना, ये भारत परिषद, ये संस्था, ये भारत परिषद ब्रिटेन में थी, भारत में नहीं थी। पहले इसमें 8 सदस्य थे। 1919 भारत शासन अधिनियम 1919 आए ना, उससे पहले कितने सदस्य थे? 8 सदस्य थे। 8 सदस्य थे तो वहां कितने कर दिए गए? 12 सदस्य। जोर से बोला, आराम से। अब ये जो टोटल सदस्य थे 8, पहले तो इनमें से 2 ही लेते थे, 8 में से 2 सदस्य भारतीय होने चाहिए। कितने होने चाहिए थे? 2। और अब कितने हो गए? 3 सदस्य भारतीय होंगे 12 में से। और कार्यकाल इनका कितना था? पहले 7 वर्ष था, और अब कितना हो गया? 5 वर्ष का कार्यकाल हो गया। पहले मतलब इनको वेतन कितना मिलता था 8 सदस्यों को? 1000 पॉइंट एक महीने, 1000 पौंड। पौंड में जो राशि लिखी गई है ये किस में लिखी गई है? पौंड में। और अब कितना मिलता है 12 सदस्यों को? 1200, यानी 200 पौंड बढ़ा दिया। अब इसमें शर्त है कि आधे सदस्य, यानी जो 12 सदस्य है ना, इनमें से 6 सदस्य ऐसे होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? ये शर्त थी कि आधे सदस्यों को भारत में 10 वर्ष सेवा का अनुभव होना जरूरी है। यानी भारत में ब्रिटिश सरकार के अधीन 10 साल कोई नौकरी की हो तभी इसमें जा सकता है भारत परिषद में, अन्यथा वो नहीं जा सकता है। अब मैं एक बार इसको हटा देता हूँ और आराम से लिख लो, और इसकी शॉर्ट ले सको तो ले लो, बाद में देख लेना दोबारा क्या फर्क पड़ता है, समझ में आना चाहिए। यानी भारत परिषद एक ब्रिटेन में थी जिसमें पहले 8 सदस्य थे, अब 8 की जगह 12 सदस्य कर दिए गए। पहले मतलब 2 भारतीय होते थे, अब 3 भारतीय होते हैं। कार्यकाल पहले 7 साल का था, अब कितने साल का कर दिया? 5 साल का कर दिया। पहले इनको वेतन कितना मिलता था? 1000 पाउंड मिलती थी, अब कितने पाउंड मिलने लगे? 1200 पाउंड मिलने लगे। आधे सदस्य कैसे होने चाहिए? 10 वर्ष का भारत में सेवा करने का अनुभव होना चाहिए। ये था मुख्य पहला प्रावधान तो यह है जिसमें। अब दूसरा 1973
1973 से भारत राज्य सचिव है उसके विभाग को भारतीय राजस्व से वेतन मिलता था। इसको देखो वापस 1973 से लेकर 1919 तक क्या था, जो भारत का सचिव था, भारत का राज्य सचिव और उसके विभाग, यानी इसके जो भारत राज्य सचिव के जो विभाग में जितने सदस्य थे उनको भारत राजस्व से वेतन उठा के दिया जाता था। लेकिन अब क्या कर दिया, भारत से जो टैक्स लेते थे ना वहां से वेतन दिया जाता था, अब यहाँ से हटा के काम कर दिया, वह अब इसका वेतन अंग्रेजी राज्य से मिलेगा और सदस्य का वेतन 1000 से बढ़ाकर 12,000 नहीं, 1000 से कितना किया था, 1200 पाउंड। इसलिए ये तो पहली बात हुई, ठीक है। मतलब अपने पास क्या था, प्रावधान पढ़ रहे थे भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधान। पहला प्रावधान पढ़ा कि जो भारत परिषद थी उसमें आमूलचूल परिवर्तन आया। भारत परिषद एक ब्रिटेन में है जिसमें पहले 8 सदस्य थे, अब 12 सदस्य हो गए। पहले मतलब 2 सदस्य भारत के होते थे, अब 3 सदस्य होते हैं। पहले इसका कार्यकाल 7 साल का था, अब इसका कार्यकाल साल कितना हो गया, 5 साल का हो गया। पहले इनको 1000 पाउंड वेतन मिलता था, अब इनको कितना मिलने लगे, 1200 पाउंड वेतन मिलने लग गया। सबसे मुख्य परिवर्तन 1873 से जो भारत सचिव को और उसके विभाग को जो वेतन मिलता था भारत राजस्व से मिलता था, लेकिन अब कहाँ से मिलने लग गया, अंग्रेजी राज्य से मिलने लग गया। समझ में आ गया यहाँ तक? इससे आगे सबसे बढ़िया बात दूसरा, भारतीय उच्चायुक्त, यह इंडियन हाई कमिश्नर, इसकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए, इसकी नियुक्ति कौन कर, कितने वर्ष के लिए होती थी, 5 वर्ष के लिए, भारत सचिव की सहमति से होती थी, से गवर्नर जनरल करता था। भारत सचिव कहता था ना कि इसको भारतीय उच्चायुक्त के पद पर नियुक्त करना है, तभी ये 5 साल के लिए गवर्नर जनरल इसको नियुक्त करता था। ये दूसरा प्रावधान। कार्यकाल कितना, कार्य क्षेत्र ब्रिटेन में भारतीय छात्रों व भारत से संबंधित लेन देन की देखभाल करेगा। कौन करेगा ये देखभाल, भारतीय उच्चायुक्त। कौन करेगा ये देखभाल, और प्रथम नियुक्ति 1920 में हुई। अब ऐसा प्रश्न आ जाए कि भारत शासन अधिनियम 1919 में निम्न में से नहीं है, और इसमें यह डाल दिया था कि भारतीय उच्चायुक्त की प्रथम नियुक्ति 1920 में हुई। अब दिमाग सीधा ही बन जाएगा, ऐसा आ जाएगा, उच्चायुक्त और ही कुछ बढ़ रहे हैं इधर। इंडियन हाई कमिश्नर की जो नियुक्ति की गई ना पहली, ये की गई 1920 में। एक ब्रिटिश कमिश्नर बना, एक मतलब आज अब तक जितने बने ना अपने, ये जितने कमिश्नर बने उनमें से एक ही अंग्रेज था, बाकी शेष सभी कौन बने, भारतीय। वेतन भारत कोष से आरोपित किया जाएगा, किसको, भारतीय उच्चायुक्त को। वेतन कहाँ से देंगे, भारत कोष से। भारत सचिव, इंग्लैंड में भारत मंत्री को, अब सुन लो, भारत सचिव आ रहा है ना बार में, इंग्लैंड में भारत मंत्री को भारत सचिव कहा जाता है, यानी भारत मंत्री और भारत सचिव एक ही बात है, एक ही व्यक्ति को कहा जाता है। इंग्लैंड में भारत मंत्री, यहाँ तो हम भारत के मंत्री बोलते थे, वहां सचिव बोलते थे। भारत सचिव का अधिकार प्रांतीय स्तर पर आरक्षित विषय में केंद्रीय स्तर पर सभी विषय में ज्यों का त्यों बना रहा, यानी इनका अधिकार कम नहीं हुआ। 1909 में था, वो कब हो रहा, इसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ। ले लो स्क्रीनशॉट, चले। हाँ, हस्तांतरित विषय में प्रांतों को कुछ छूट मिली, हस्तांतरित विषय में प्रांतों को कुछ छूट मिली, जिसमें भी भारत सचिव हस्तक्षेप कर सकता था। केंद्रीय व प्रांतीय विधानमंडलों में विधेयक प्रस्तुत करने के लिए भारत सचिव की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं रही है। पहले क्या था
कि भारत सचिव की अनुमति लो, फिर विधानमंडल में विधेयक रखो, पास हो जाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं। और अब क्या था कि यहाँ अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी, विधेयक रखो। ये तो थे अपन पढ़ रहे थे जो इंग्लैंड में भारत से संबंधित संस्थाएं थी वो। अब भारत में जो संस्थाएं हैं और उन पे 1919 का क्या प्रभाव पड़ा वो देख रहे हैं। पहले तो यहाँ केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना। देखो यहाँ दो शब्द आ रहे हैं बार बार, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। केंद्र में तो द्विसदनीय व्यवस्थापिका है ना, और प्रांतों में द्वैध शासन, दो शब्द आ रहे हैं। प्रांतों में द्वैध शासन, द्वैध, और यह केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की। द्विसदनीय मतलब दो सदन कौन कौन से थे वो भी देख लेते हैं, और इनकी स्थापना और संख्या सब देखते हैं। यहाँ समझो, ये समझ में आ गया तो द्विसदनीय त्रिसदनीय सब समझ में आ गया। निर्वाचक मंडल तो ये रहेगा, केंद्रीय राज्य परिषद के सदस्य और केंद्रीय निम्न सदन के सदस्य। अब देखो द्विसदनीय, जो केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था थी ना, वो ये थी पहले तो ये वाली केंद्रीय, ये एक नंबर पे, और ये यानी द्विसदनीय मतलब दो सदन होंगे। तो एक हो गया कौन सा, राज्य परिषद, केंद्रीय राज्य परिषद। एक कौन सा हो गया, केंद्रीय निम्न सदन। ये दो सदन थे, समझ में। जिसमें क्या हुआ कि भारत सरकार इसमें 11 सदस्य चुनेगी और इसमें 19। और ये क्या है, ये द्विसदनीय नहीं है, ये प्रांतीय परिषद के सदस्य होंगे, जिसको एक ही सारणी में हम देख रहे हैं कि किस भारत सरकार तो कितने 11 और 19, केंद्र में तो कितने लेगी 11 और निम्न सदन में कितने लेगी 19। मद्रास से कितने आए 7 केंद्रीय राज्य परिषद में, और निम्न सदन में कितने, मद्रास से 18, मुंबई से 8 और निम्न सदन में 19, और बंगाल से 8 और निम्न सदन में 21, और संयुक्त प्रांत से 7 और 19, पंजाब से 8 और 15। आगे देखो, बिहार से कितने, 4 राज्य परिषद में, और निम्न सदन में 14, मध्य प्रांत यानी बरार, मध्य प्रांत और बरार से 7, ये तो राज्य परिषद में, और निम्न सदन में, और 3 आए राज्य परिषद में। असम से 1 राज्य परिषद में और निम्न सदन में 5, बर्मा से 2, निम्न सदन में 5, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में 1 आइटम, दिल्ली से राज्य परिषद में 1 नहीं लिया गया, जबकि दिल्ली से 1 निम्न सदन में लिया गया, अजमेर मेरवाड़ा से 1 निम्न सदन में लिया गया, बाकी कुछ नहीं लिया। ये समझ में आ गया। ऐसे करके हमारे पास राज्य परिषद में कितने हो गए, 60 सदस्य। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत राज्य परिषद में 60 सदस्य हुए, और निम्न सदन में कितने हुए, ये कौन सा सदन है, निम्न सदन, इसमें कितने सदस्य हुए, 145। अब प्रश्न आ जाए कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत राज्य परिषद में कितने सदस्य थे, 60। वो एक एक दो तो याद करो या नहीं करो, लेकिन ये तो याद होना चाहिए कि 7। और निम्न सदन में कितने थे, 145। सही। अब बात करते हैं इनकी जो साइड में चल रहे थे, जैसे बर्मा से कितने थे, प्रांतों से चुने गए 100। प्रांतों में जो राज्य परिषद थी, प्रांतीय परिषद, उसमें 103 प्रांतीय परिषद के सदस्य थे। मद्रास में 132 थे, मुंबई में 114 थे, बंगाल में 140 थे, संयुक्त प्रांत में 123 थे, पंजाब में 94 थे, बिहार और उड़ीसा में 103 थे, मध्य प्रांत बरार इनमें 73 थे, असम में 53 थे, बर्मा में 103 थे, बस 1 थे प्रांतीय परिषद। देखो यहाँ देखते हैं मुख्य बिंदु अपने राजस्थान से जो यहाँ से
उच्च सदन, उच्च सदन को क्या कहा जाता था? राज्य परिषद। उच्च सदन को क्या कहा जाता है? राज्य परिषद। राज्य परिषद में कितने सदस्य थे? टोटल कितने सदस्य थे? अभी पढ़े थे 60 थे। वो किस प्रकार आए अपने पास? 33 निर्वाचित थे। कितने थे निर्वाचित? जो वोट डालने के बाद आए 33 थे ना, और 17, 33 और 17 60। 33 में से अपने पास जो 33 सदस्य थे ना, ये 33 निर्वाचित थे। ये कैसे कैसे आए वो देखो। 16 तो सामान्य सीट, 11 मुस्लिम सीटों, 3 यूरोपीय सीट और 2 सांप्रदायिक सीट आ गई और 1 सीट। इस प्रकार ये सब मिलाकर कितने हो गए? आप देख ले बात, कितने हो गए? 33 हो गए, 33। देखो 16 11 कितने हो गए? 27, 3 30, 2 32 और 1 33। यानी जो हमारे निर्वाचित सदस्य थे वो इस प्रकार थे। 16 सामान्य। अब आपसे पूछा जाए 11 मुस्लिम, पूछा नहीं जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 में निम्न में से नहीं था, तब आ जाएगी भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 11 राज्य परिषद में 11 मुस्लिम सदस्य लिए गए। ये क्या रहा? यूरोपियन 3, सिख 2, और सॉरी सांप्रदायिक 2 और सिख 1, सामान्य 16। बस ये था। अब 60 में से 33 तो हमने पढ़ लिया और बचे 17 सरकारी थे। कैसे थे? सरकारी मंडलों से चुने हुए, जिनमें गैर सरकारी कितने थे? सरकारी गैर सरकारी 10 गैर सरकारी। कार्यकाल कैसा होता था इनका? 5 वर्ष का। पहले कितना था? 7 साल, तो 5 वर्ष का। मताधिकार की योग्यता 10,000 से 20,000 रुपए तक आय कर देता, यानी मत कौन डालेगा इनको चुनने के लिए? ऐसे नहीं कि आम जनता चलो डाल दो। कौन डालेगा? जो टैक्स कटाता वो 10,000 से लेकर 20,000 तक का, कम से कम 10,000 टैक्स कटना ही चाहिए, वो वोट देगा। और दूसरी बात भी 750 से लेकर 5,000 तक भूमि करदाता, यानी भूमि का टैक्स देता हो, कितना? 750 से लेकर 5,000 तक। नगर पालिकाओं में जिला बोर्डों के प्रधान हो, या नगर पालिका में जिला बोर्ड के प्रधान हो, वह उप प्रधान हो, वो सब वोट देंगे। विश्वविद्यालय की सीनेट की सदस्यता हो जिसके पास वो वोट दे गया। विशेष उपाधिकार होंगे। स्त्रियों को सदस्य नहीं बनाया गया। सबसे मुख्य बात अभी भी खटक गई, इस चीज को समझो। बहुत बढ़िया। यहाँ क्या कर दिया गया? स्त्रियों को सदस्य नहीं बनाया गया, मतलब स्त्री खड़ी हो जाए जीत के चली जाए, ऐसा प्रावधान नहीं किया गया। किसमें? भारत शासन अधिनियम 1919 में। आगे देखो, वायसराय सदन को बुलाने, वायसराय के अधिकार देखो, इसके अधिकार, सदन को बुलाने का अधिकार है, स्थगित करने का अधिकार है, भंग करने का अधिकार है उसको। और प्रथम अध्यक्ष कौन बनाया? कौन है? अलेक्जेंडर मुंडीमेन। सदन का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? अलेक्जेंडर मुंडीमेन। ये किस सदन का प्रथम अध्यक्ष है? किसका? उच्च सदन। वेरी गुड। उच्च सदन का यानी राज्य परिषद का ये प्रथम अध्यक्ष। अरे मुंडीमेन याद रखो, मुंडीमेन, अलेक्जेंडर मुंडीमेन प्रथम अध्यक्ष बना था। सही। और ये अब ले लेना आपने स्क्रीनशॉट एक बार को। अब ले लिया? चले, ये तो हमने उच्च सदन पढ़ा, अब निम्न सदन पढ़ते हैं। निम्न सदन देखो, निम्न सदन क्या है? इसको लोक सदन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? लोक सदन। इसकी जो चीजें पढ़ रहे हैं ना, देखना कैसे करते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान से ये लिया गया है, इसको
समझ रहे? इसमें कितने सदस्य हैं अपने पास? 144। यही तो था अभी तो हम पढ़ रहे थे 145, वो कहीं से सोर्स से लिए थे। निम्न सदन में 145 देखा है जस्ट पहले, लेकिन अब हम कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि तुम्हारा 1% पूरी जिंदगी बदल सकता है। मैं जिद के लिए नहीं कर रहा, ये क्लियर इसलिए कर रहा हूँ कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब चल रही है कक्षा 11 में राजनीति विज्ञान, इसके अनुसार निम्न सदन, लोक सदन में केवल 144 ही सदस्य, वहां आ जाए 144 ने 145, दोनों ऑप्शन आ जाए तो केवल 144 पे टिक करना है। किस पे? केवल 100। और 144 आया ही नहीं तो 145 लेना है। समझिए, छोड़ना नहीं है बस, है ना? ये देखें बिल्कुल बाकायदा नोट करके डाला है। BSER की किताब कक्षा 11 के राजनीति विज्ञान के अनुसार 144 है, बाकी 145 पड़ेगा। समझ गए? तो मतलब ये कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्न हल कैसे करना है? अगर दोनों ऑप्शन आ गए 144 और 145 तो 144 ही करना है, 145 को टच ही नहीं करना है। और 144 आए ही नहीं ऑप्शन में तो कौन सा लेना है? 145 लेना है। अब देखो 145 में से हमारे पास 104 तो कैसे है? निर्वाचित सदस्य कितने? 104। 104 में 52 तो सामान्य, 52 तो सामान्य, 30 मुस्लिम। वहां कितने थे मुस्लिम? 11। यहाँ 2 सिख, वहां 1 सिख था। 20 विशेष निर्वाचन क्षेत्रों में से, जैसे जिनमें से कैसे कैसे थे? 7 भूमिपति, यानी जिनके पास बहुत सारी धरती थी उनको जीत गए। 9 यूरोपीय आए, 4 वाणिज्य मंडल से, व्यापार मंडल से 4 जीत कर आए। 41 मनोनीत थे, 26 सरकारी तथा 15 गैर सरकारी थे। मताधिकार की योग्यता 2000 से 5000 रुपए तक की आय कर देता हूँ, तथा 50 से 150 रुपए तक का भूमि कर देता हूँ, और 180 रुपए का मकान किराया देता हूँ। ये कोई योग्यता रखी गई थी पहले, मतलब मत कौन देगा। कार्यकाल उनका 5 वर्ष था, इनका कितने वर्ष है? 3 वर्ष का। वायसराय इसके कार्यकाल को बढ़ा भी सकता था, है ना? फिर कह रहा हूँ जो किताब से है उसको एक बार इसको रिव्यू और करेंगे। एक बार किताबें और लाया हूँ अलग से रिव्यू करने के लिए, इनको एक बार आप अंडरलाइन करें। चले आगे। इसको देखो, सबसे बेस्ट विधानमंडल भारत के लिए कानून बना सकती थी। विधानमंडल बना वो क्या क्या कर सकते, परंतु कानून तो बना देगी, लेकिन ब्रिटिश संसद के किसी कानून के विरुद्ध नहीं होगा। ब्रिटिश संसद ने 1919 कानून पारित किया है, इसके विरुद्ध नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये लिखी थी 1919 में संशोधन नहीं होगा, यानी 1919 आ गया वो लोकी लीग आ गई उनकी तरफ से, उसमें कोई संशोधन नहीं। पहले गवर्नर जनरल की स्वीकृति आवश्यक है, मतलब कानून बनाओगे तो पहले स्वीकृति लो, या संशोधन करोगे तो सदस्य को स्थगन करना और प्रस्ताव रखना, विषय पर विचार करना, प्रश्न पूरक प्रश्न करना और बोलने का अधिकार दिया गया। किनको दिया गया है? सदस्य। विधानमंडल में जो सदस्य थे ना उनको यह अधिकार दिया गया कि वो प्रस्ताव रख सकता है, विषय पर विचार करवा सकता है, प्रश्न के पूरक प्रश्न पूछ सकता है, उसमें सदन में उत्तर पूछ सकता है, यह अधिकार दिए गए। और केंद्र में क्या कर दिया गया? केंद्र में अनुत्तरदायी शासन रहा। वायसराय के विशेष अधिकार जो बिना विधानमंडल की सहमति से भी प्रयोग कर सकता था। यह सबसे मुख्य बात है कि इसके पास ऐसे विशेष अधिकार थे जो विधानमंडल की कोई स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं, वो खुद डायरेक्ट उतार देता था उनको। और प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन, केंद्र में कोई उत्तरदायी शासन की बात नहीं की इस अधिनियम में। प्रांतों में थोड़ा बहुत उत्तरदायी शासन की बात की गई, लेकिन केंद्र में नहीं की गई। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का सदस्य संख्या में कोई सीमा नहीं थी। वायसराय के 8 सदस्यों में से 3 भारतीय
वायसराय के पास 8 सदस्य होते थे, उनमें से 3 भारतीय होना जरूरी था, जिनमें विधि का ज्ञाता हो, शिक्षा का, उद्योग आदि का ज्ञाता हो। अब इसकी कार्यकारिणी, किनकी कार्यकारिणी? वायसराय की कार्यकारिणी चेक कर लेते हैं। भारतीय उच्च न्यायालय के वकीलों को परिषद में कानूनी सदस्य बनाने योग्य माना गया। न्यायालय के वकीलों को क्या कानूनी सदस्य बनाया जा सकता है? प्रथम कानूनी सदस्य, ये सबसे मुख्य बिंदु है, लिखो। प्रथम कानूनी सदस्य कौन बना? तेज बहादुर शपू। ये क्या बने? प्रथम कानूनी सदस्य तेज बहादुर शपू। लिखिए। गवर्नर जनरल के अधिकार एवं शक्तियां, ध्यान। क्या क्राउन की अनुमति से बिल पारित कराना इसके अधिकार थे गवर्नर जनरल के? इसके अधिकार थे गवर्नर जनरल के अधिकार थे। अध्यादेश जारी करना, वैद्य क्षमा। जब गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी करेगा तो विधानमंडल में पारित होना आवश्यक है, अन्यथा वो 6 माह बाद रद्द हो जाएगा। जिस प्रकार अभी भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है तो 6 माह चलता है, बाकी रद्द हो जाता है। विधायिका को बजट के 20% भाग पर ही मतदान करना, बजट में कटौती या स्वीकृति को गवर्नर जनरल रद्द कर सकता था। 20% भाग पर ही मतदान करवाया जाता था, बाकी 80% कैसे यूज में लेना है वो किसी को नहीं पता। अब आगे केंद्रीय विकेंद्रीकरण क्या क्या हुआ? विकेंद्रीकरण प्रशासन में राजस्व के कुछ विषय को प्रांतीय सरकारों को दे दिया गया और प्रांतों को पहली बार प्रांतों में छूट दी गई कि तुम ऋण ले सकते हो, लोन ले सकते हो, और कर लगाने का अधिकार दिया गया है कि तुम कितना टैक्स कहाँ लगाओगे, लगा सकते हो, और स्वायत्तता को बढ़ावा दिया गया है। ये थे विकेंद्रीकरण के मुख्य बिंदु। विकेंद्रीकरण क्या हुआ 1919 के तहत? विकेंद्रीकरण का मतलब से यह होता है कि मतलब अपने अधिकारों को बांटना। अपने जो अधिकार है ना, किसी एक क्षेत्र में मैं वर्चस्व रखता हूँ, उस वर्चस्व को कम करना, और मेरे जो सदस्य जो कार्मिक है वो भी उस काम को कर सकते हैं। उसमें प्रशासन में राजस्व के कुछ विषयों को दिया गया था प्रांतीय सरकार, नहीं तो केंद्र सरकारी लोन ले सकती थी, वही दे सकती थी। अब प्रांतों को पहली बार ऋण लेने तथा कर लगाने का अधिकार दिया गया, प्रांतीय स्वायत्तता को बढ़ावा दिया गया। अब आगे करेंगे बात इसी पे। नरेंद्र मंडल, ये क्या होता है? नरेंद्र मंडल चैम्बर की स्थापना की गई। यह मानटेगु चैम्स कोड रिपोर्ट के अनुसार 8/9 फरवरी को 1921 को दिल्ली में, ध्यान रखना, ये 1921 में नरेंद्र मंडल की स्थापना। नरेंद्र मतलब नरेंद्र मोदी नहीं है यहाँ, नरेंद्र मतलब राजा, जो मतलब रजवाड़े थे उनके राजाओं को बुलाया गया। नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई। कब की गई? 1921 में 8-9 फरवरी को। और 109 बड़ी रियासतों के प्रतिनिधि आए तथा 12 छोटी रियासतों के प्रतिनिधि। प्रथम चांसलर कुलपति बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को बनाया गया। मुख्य बिंदु है, यहाँ से प्रश्न बनता है राजस्थान। प्रथम चांसलर नरेंद्र मंडल का कौन बना? महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के थे। देख लिए, ये नरेंद्र मंडल आ जाता है बीच में 1921। आगे देखो, निर्वाचन प्रणाली। प्रत्यक्ष मताधिकार 3 से 10 कर दिया गया। पहले 3%, अब 10% डायरेक्ट चुनाव, और सीमित मताधिकार सांप्रदायिक तथा विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र के माध्यम से निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत का विस्तार पंजाब में सिखों को 3 प्रांतों को छोड़कर शेष प्रांतों में यूरोपियन को दे दिया गया। 2 प्रांतों में एंग्लो इंडियन को दे दिया गया। 1 प्रांत में भारतीय ईसाइयों को भी दे दिया गया। और
को प्रतिनिधित्व दिया गया। शक्ति विभाजन, यह है मुख्य बिंदु आपके द्वैत शासन का। जो द्वैत शासन चलता है ना, उसका मुख्य बिंदु है शक्ति विभाजन। विषय को बांट दिया गया और ये विषय इस प्रकार बांटे गए कि प्रांत उलझते रहे हमेशा, मतलब विकास नहीं कर पाए। देखो प्रांतों को कौन कौन सी सूची दी गई, प्रांत की सूची दी गई जिसमें स्थानीय स्वशासन से संबंधित जितने विषय हैं वो शिक्षा इनको दे दी गई कि तुम पढ़ाओ, कैसे पढ़ाओगे बच्चों को, जैसी शिक्षा देनी है तुम्हारे बच्चों को दे दो, हमें नहीं पता। और बीमार होंगे तो तुम कैसे इलाज करोगे, वो चिकित्सा भी तुम जानो, तुम्हारे काम। किसानों पे कितना टैक्स लगाओगे तुम जानो, तुम्हारा काम। जल संभरण, जल की कहाँ व्यवस्था करोगे, बांध बनाओगे या नहीं बनाओगे। अकाल सहायता है, अकाल पड़ा तो आप सहायता दोगे या नहीं दोगे। कृषि आदि अनेक प्रकार की ऐसी विषय जो प्रांत सूची में थे वो प्रांत सरकार के पास है। केंद्र सूची में थे, परिषद गवर्नर जनरल का अधिकार था इसमें। विदेशी मामले, रक्षा, डॉक्टर। अब देखो इधर देखना बड़े ध्यान की बात है कि डॉक्टर को तो ये पकड़ के रखेगा और इलाज यहाँ करेंगे। अब ये डॉक्टरी नहीं देगा तो ये प्रांत सूची वाले क्या करेंगे इलाज, वहाँ डॉक्टरी नहीं जाएगा तो इलाज कौन करेगा, मरेंगे तो प्रांत की बदनामी होगी, प्रांत में बदनामी होगी तो स्वशासन नहीं चलेगा, स्वशासन नहीं चलेगा तो कहेंगे अंग्रेजी बढ़िया। इसलिए ऐसा बंटवारा किया विषय का, गलत हो गया साथ। चिकित्सा यहाँ दे दी, इलाज के लिए डॉक्टर यहाँ रख लिया। आप देखो सार्वजनिक ऋण यहाँ रख लिया और अकाल की सहायता यहाँ करो, कहाँ से करेंगे थे, सेल्स केंद्र में रहे सारे के साथ। प्रांतीय में देखो एक बार स्क्रॉल कर लेता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों का अधिक प्रतिनिधित्व रहा। मद्रास, मुंबई, बंगाल के रक्षित विभाग 4 सदस्यों में से 2 भारतीय रहे। इनमें 4 सदस्य रहे रक्षित विभाग में। कितने कितने, 4। इनमें 2 कौन होंगे, भारतीय। 2 कौन रहेंगे, भारतीय सदस्य। 6 प्रांतों में रक्षित विभागों में 2 में से 2 थे, उनमें 1 भारतीय हो गए। नियुक्ति कौन करेगा, भारत सचिव यानी भारत मंत्री की नियुक्ति करेगा, सिफारिश करेगा, ब्रिटिश सम्राट इसकी घोषणा करेगा। प्रांतीय विधान परिषद का पुनर्गठन किया गया। विनियम या रेगुलेशन विनियम या नॉन रेगुलेशन प्रांत का भेद समाप्त कर दिया। पहले यह था कि विनियम एक राज्य अलग होता था प्रांत और अविनियम अलग होता था, यानी रेगुलेशन अलग था और नॉन रेगुलेशन वाले प्रांत अलग थे। इसको हटा दिया गया 1919 में के तहत। प्रत्येक प्रांत में 1 सदस्यीय विधान परिषद बनाई गई। प्रत्येक प्रांत में 1 सदस्यीय होगा जिसका नाम क्या होगा, विधान परिषद। परिषद में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य मनोनीत निर्वाचित सदस्यों का प्रावधान किया गया। बड़े प्रांतों में न्यूनतम 100, छोटे प्रांतों में न्यूनतम 60 सदस्य, जिनमें से 70% क्या थे, निर्वाचित थे और 20 सरकारी तथा 10 गैर सरकारी नियुक्त कौन करेगा, गवर्नर करेगा। प्रांतीय विधानमंडल जिनका कार्यकाल कितना था, 3 वर्ष। प्रांतीय विधानमंडल जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का यहाँ विस्तार किया गया। मुसलमान, सिख, भारतीय, ईसाई और एंग्लो इंडियन, मद्रासी, ब्राह्मण आदि को भूस्वामी, वाणिज्य व्यापार मंडल, खादान मालिक और विश्वविद्यालय के सदस्य को विशेष चुनाव के क्षेत्र में माना गया। मताधिकार संपत्ति सम्मति योग्यता रखी गई कि इसके पास कितनी संपत्ति है, वोट कैसे देगा। प्रांतों में द्वैत शासन, यह है मुख्य पॉइंट। इसको स्क्रॉल कर लेते हैं, फिर इसको पूरे को देख लेना। प्रांतों में द्वैत शासन, अभी प्रांतों में द्वैत शासन, प्रांतीय शासन को 2 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया। अब ये मतलब किसी राज्य का क्षेत्र है ना, प्रांतों में द्वैत शासन, उसको कितने क्षेत्रों में बांट दिया गया, 2 जगह राज करेंगे। एक तो कार्यकारिणी प्रथम और एक कार्यकारिणी द्वितीय। कार्यकारिणी प्रथम और कार्यकारिणी द्वितीय। कार्यकारिणी प्रथम को अलग विषय दे दिए गए, इसको अलग दे दिए गए। अब ये देखो द्वैत शासन की व्यवस्था। गवर्नर, यहाँ कौन कौन होगा, गवर्नर, सरकारी पार्षद रहेंगे। विषय क्या थे, आरक्षित
शांति व्यवस्था बनाए रखना, देश की राजनीति की स्थिरता से संबंधित विषय, भूमि कर, देखो टैक्स लगा सकते हैं, प्रथम कार्यकारिणी, अकाल राहत, शांति व्यवस्था, पुलिस से बिक्री कर, शिक्षा, ये विद्युत उत्तरदायित्व गवर्नर जनरल के माध्यम से भारतीय सचिव के प्रति रहेंगे। ये सब, ये प्रथम कार्यकारिणी किसके प्रति उत्तरदायी थी? किसके प्रति उत्तरदायी थी? गवर्नर जनरल के प्रति भारत सचिव। ये तो गवर्नर जनरल के प्रति थी, और गवर्नर जनरल किसके प्रति उत्तरदायी रहता था? भारत सचिव के। यहाँ कोई गड़बड़ होती पाई जाती थी तो कार्यकारिणी से पूछा जाता था, इनको उत्तर देना पड़ता था इनको, और ये गवर्नर जनरल किसको उत्तर देता था? भारत सचिव। तो ये सब मिलकर किसके प्रति उत्तरदायी थे? भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी थे। समझ गए? कार्यकारिणी द्वितीय को देखते हैं, इसमें अलग है। कार्यकारिणी द्वितीय में देखो क्या है? गवर्नर और मंत्री, जनप्रतिनिधि यहाँ आए हैं, यानी जनता चुन के भेजी है, जो मतलब योग्य थी वोट देने के लिए, वो चलता। अब यहाँ और वहाँ में क्या है? यहाँ हस्तांतरित विषय देखिए, विकास के कार्य से संबंधित जितने कार्य होते थे वो यहाँ से संबंधित गलती होने पर सरकार को दिखानी नहीं हो, ऐसे विषय उठा के यहाँ चिपका दिए। मतलब कोई काम हुआ है नवा तो भी नुकसान सरकार ने हुआ है, अंग्रेजी सरकार को कोई हानि नहीं, ऐसे विषय यहाँ रख देंगे। अब देखो कैसे, स्थानीय स्वशासन करो तो करो, नहीं भाड़ में जाओ, उनका टैक्स बराबर लग रहा है उधर, वादे थे, देखो दिया होगा कहाँ गया भूमिका, है ना। और जन स्वास्थ्य, ठीक है, जनता बीमार रहे तो ठीक है, नहीं तो नहीं, चिकित्सा मिले नहीं मिले, साफ सफाई से रहो या गंदगी में पड़े रहो, शिक्षा आपको मिले या नहीं मिले, बिल्कुल हटा दिए इस विषय को। उद्योग, आप धंधा करो या मत करो, कृषि कैसे भी पैदा हो आपकी इच्छा, उत्तरदायी, ये सब के सब, ये कार्यकारिणी द्वितीय किसके प्रति उत्तरदायी थी? मंत्री विधानसभा की बात। यहाँ कौन थे? गवर्नर जनरल और मंत्री जनप्रतिनिधि, वहाँ वो सरकार के पक्ष वाले थे। इस प्रकार ये दो कार्यकारिणी बनने पर प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ। अब समझ में आया कि द्वैध शासन कैसे लागू हुआ, कि दो कार्यकारिणी हुई और उन विषय को दो जगह बांट दिया गया। केंद्रीय प्रांतीय विषय पर चर्चा करें। ये तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहना, ये विषय पूरी जो समस्त विषय 1919 में थी, वो केंद्रीय विषय में बजट बता रहा हूँ, बचत बैंक, प्रॉपर्टी, सीएजी कार्य, सिविल लॉ, व्यवसाय, बैंकिंग और बीमा सहित ट्रेडिंग कंपनीज, ये सब किन के पास ये विषय जो पढ़ रहे हैं केंद्रीय विषय। उत्पादन, आपूर्ति और वितरण पर नियंत्रण, औद्योगिक विकास, कृषि, अफीम नियंत्रण, स्टोर और स्टेशनरी, पेट्रोलियम उत्खनन नियंत्रण, जूलॉजिकल सर्वे, खनिज उत्पादन नियंत्रण, बोटनिकल सर्वे, इन्वेशन और डिजाइन, कॉपीराइट, सुने जाओ, उत्प्रवास, क्रिमिनल लॉ, प्रोड्यूसर, पुलिस संगठन नियंत्रण, शासन और शास्त्रागार नियंत्रण, अनुसंधान संस्था और एजेंसियों पर नियंत्रण, गिरजाघर प्रशासन, सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजी और जियोलॉजिकल सर्वे और मेट्रोलॉजी, जनगणना, अखिल भारतीय जनगणना और सांख्यिकीय, अखिल भारतीय सेवा, और प्रांतीय विषय संबंधित विधान, क्षेत्रीय परिवर्तन, व्यवसाय शीर्षक रेगुलेशन, आयकर, दीवानी फौजदारी मामले, रक्षा, नेवी, मिलिट्री, विदेशी मामले, भारतीय राज्यों के साथ संबंधित, राजनीतिक मामले, संचार, डाक, रेलवे, एयरक्राफ्ट, आंतरिक जलतंत्र, यानी शिप वगैरह इसमें आ गई, शिपिंग एंड नेविगेशन, जहाजरानी, लाइट हाउस, बंदरगाह, कस्टम, मुद्रा, सिक्के, टंकण, भारत के लोक ऋण, ये सब केंद्रीय विषय में थे। प्रांतीय विषय में थे स्थानीय स्वशासन, चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, तीर्थ यात्रा, शिक्षा, लोक निर्माण, जलापूर्ति, नहरें, कृषि, अफवाह तंत्र, कृषि, है ना, और अकाल सहायता,
भू राजस्व, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पशु चिकित्सा, मत्स्य पालन, जंगल, भूमि अधिग्रहण, एक्साइज, प्रांतीय न्यायिक रिपोर्ट यानी प्रांतीय न्यायिक रिपोर्ट और व्यवस्था, खजाना, ट्रेजरी, नॉन जुडिशियल स्टाम्प और डीडी और डॉक्यूमेंट्री स्टाम्प, जन्म मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रेशन, धार्मिक और पुण्यार्थ निधि, औद्योगिक फैक्ट्री, श्रम विवाद, विद्युत श्रम कल्याण, खाद्य पदार्थ और अन्य वस्तुओं पर मिलावट, भार और माप रिपोर्ट, आंतरिक जलतंत्र शिपिंग नेविगेशन सही और लोकेशन सही और पुलिस से ये सब प्रांतों में अन्य मामले सट्टा, जुआ, पशु क्रूरता नियंत्रण, वन्य जीव संरक्षण, विष नियंत्रण, मोटरयान, नृत्य ज्ञान इत्यादि सब किनके पास थे? ये प्रांतीय विषय, समाचार पत्र, पुस्तक, मुद्रण, कॉरोनर्स, एक्सक्लूडेड एरिया और आपराधिक जनजाति, यूरोपिया, आवारागर्दी, बंदी व बंदी गृह, गुप्त कोष, पुस्तकालय, संग्रहालय, प्रांतीय सरकार प्रेस और प्रांतीय विधान, चुनाव, चिकित्सा, व्यावसायिक शिक्षा, स्थानीय निधि, प्रांतीय राजस्व के स्रोत, उधारी और दंड, जुर्माना, कारावास, ये सब किनके पास थे? ये प्रांतीय विषय थे। विषय विवाद और वित्त संबंधी प्रश्नों पर गवर्नर का अंतिम निर्णय माना जाता था कि कौन सी विषय कहाँ जाएगी। विषय का विवाद होने पर और वित्त संबंधी कोई समस्या होने पर गवर्नर जो कहता था वो अंतिम निर्णय होता था। 8 प्रांतों में 1 अप्रैल, यह है बात काम की। ये विषय तो आपको याद होगा नहीं होगा। 8 प्रांतों में 1 अप्रैल 1921 से द्वैध शासन लागू, यानी प्रथम कार्यकारिणी और द्वितीय कार्यकारिणी। आप समझ के द्वैध शासन का मतलब 2 कार्यकारिणी थी जिनमें भी विषय बटी हुई थी। प्रांतीय विषय भी बांटे दिए गए थे। प्रथम कार्यकारिणी अंग्रेजी शासन के प्रतिनिधित्व करते थे और द्वितीय कारिणी जो प्रतिनिधि दिए थे उनके प्रति। 1 अप्रैल 1921 से द्वैध शासन लागू, कहाँ? 8 प्रांतों में, जो 1937 तक चली। 1932 में उत्तर पश्चिम प्रांत है, जो 9 प्रांत होते हैं उनमें से एक ने लिया था, वो था उत्तर पश्चिमी प्रांत, जिसमें 1932 में लागू हुआ। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत लागू कर लिया। बंगाल में 1924 से 1927 तक ये व्यवस्था ठप रही। मध्य प्रांत में 1924 से 1926 तक ठप रही। ये द्वैध शासन व्यवस्था नहीं चली। अब द्वैध शासन की बात करें तो इसकी असफलता के कारण क्या कहते हैं, उन पे चर्चा करें। यानी आज पूरा 1919 पढ़ेंगे। द्वैध शासन असफलता के प्रमुख कारण कूपलैंड में कांग्रेस में स्वराज्य दल को उत्तरदायी ठहराया। ये यानी एकमात्र अंग्रेज था जिसको कांग्रेस को ही उत्तरदायी मान लिया। और दोषपूर्ण सिद्धांत इसके सबसे बड़े कारण थे। दोषपूर्ण सिद्धांत, विषय का अविवेकपूर्ण व्यवहारिक बंटवारा, विभाजन। जो विषय देखो कि टैक्स कौन लेगा, स्वास्थ्य कौन देगा, डॉक्टर किसके पास जाएंगे, उल्टे सुलझे। मतलब टैक्स ऋण बोलेंगे, टैक्स ग्रहण करेंगे। गवर्नर जनरल की स्वेच्छाचारी, यानी ये जब जी चाहे तब कोई सा भी नियम बना सकता है। मध्य प्रांत से मंत्री कलेक्टर, यद्यपि अब देखो कोटेशन देखो, मध्य प्रांत का जो मंत्री था वो तत्कालीन मंत्री का लेकर, यद्यपि नीति संबंधी मामलों में उसे कार्य करने की स्वतंत्रता थी, लेकिन विस्तार की बातों पर नियंत्रण हस्तक्षेप किया जाता था। जब विस्तार की बात होती थी तो नियंत्रण और हस्तक्षेप की बात होती थी। ये तो किसने कहा? कलेक्टर। ऐसे संयुक्त प्रांत से चिंतामणि, ये मंत्री थे चिंतामणि, इन्होंने कहा है शक्ति गवर्नर के पास है, मंत्रियों के पास नहीं है। हस्तांतरित विषयों के पास के प्रशासन हेतु पृथक वित्त व्यवस्था नहीं है। चिंतामणि ही कह रहा आगे, वित्त सदस्य चाहता था कि हस्तांतरित विभागों को अपनी आवश्यकता का धन प्राप्त होने के पहले उसके रक्षित विभागों की सभी सहायता कर दी जाए। रक्षित विभाग थे ना,
उनमें जितना धन चाहिए वो मिल जाए पहले। यानी चिंतामणि क्या कह रहा है कि वित्त सदस्य चाहता था कि हस्तांतरित विभागों को अपनी आवश्यकता का धन प्राप्त होने के पहले उसके रक्षक विभागों की सभी जरूरतें पूरी हो जाए। आर्थिक दुर्दशा और मैस्टन पंचांग 1920 प्रांतों द्वारा 1920 में प्रांतों द्वारा केंद्र को अनुदान किया जाना, बाजारों में मंदी होना, कांग्रेस व लीग का असहयोग होना, यह सब कांग्रेस व लीग एक साथ आना, ये सब क्या थे असफलता के सबसे बड़े कारण थे। इनमें एस.एन. बनर्जी क्या कहते हैं? एस.एन. बनर्जी ये उत्तरदायी शासन की दिशा में वास्तविक एवं ठोस कदम था, एकमात्र सकारात्मक सोच रखा 1919 के वक्त एस.एन. बनर्जी कि ये ठीक है, एक कोटेशन मिला है जो ठीक है, मतलब सकारात्मक पॉजिटिव सोच वाला, तो ये जरूर एग्जाम में आ सकता है। एस.एन. बनर्जी ने क्या कहा? उत्तरदायी शासन की दिशा में वास्तविक एवं ठोस कदम है। तिलक सुधार आदि अधूरे हैं। तिलक ने क्या कहा? सुधार आदि अधूरे थे, एक प्रकार से यह बिना तिलक महोदय कह रहे हैं बाल गंगाधर तिलक, सुधार आदि अधूरे हैं, एक प्रकार से यह बिना सूरज का सवेरा हुआ था। सवेरा तो हुआ लेकिन सूर्य नहीं हुआ। सुभाष चंद्र बोस क्या कह रहे हैं? इस अधिनियम ने जनता के लिए नवीन बंधन कर दी। अधिनियम द्वारा इस अधिनियम द्वारा 10 वर्ष पश्चात एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति की प्रावधान किया गया था, लेकिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टेनली बाल्ड ने 1924 से 1929 में ये ब्रिटेन में प्रधानमंत्री रहे, ये पीएम बने ना उस समय, जबकि बात है साइमन कमीशन बनाया संगठन, और 1919 के अधिनियम की प्रगति की समीक्षा करने के लिए भारत गया। स्टेनली बाल्ड 1924 से 1929 में इसका शासन था, इसने साइमन कमीशन का गठन किया। और क्या था साइमन कमीशन का मूल उद्देश्य? 1919 की प्रगति का रिकॉर्ड करना, चेक करना कि कैसे चल रहा। इस अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग, अब मुख्य प्रश्न आता है कि आरबीएससी की स्थापना कब हुई? ये आते हैं ना प्रश्न, तो यही से आते हैं लगभग। इस अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। ली आयोग की सिफारिश की गई। 1926 में सिविल सेवा को भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1919 में लोक सेवा आयोग द्वैध शासन का सूत्रपात 1 अप्रैल 1921 से किया गया 8 प्रांत में। जो 8 प्रांत कौन कौन से थे? वो उत्तरी सीमा प्रांत छोड़ के बाकी सब थे, जैसे बंगाल, बिहार, असम है। बंगाल, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, पंजाब, मुंबई और मद्रास, और 1 अप्रैल 1937 तक चली इनकी व्यवस्था। बात करते हैं साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन भारत सरकार द्वारा अधिनियम 1919 के संवैधानिक सुधारों की समीक्षा व उनमें सुधारित सुझाव देने के लिए वाइसराय लॉर्ड इरविन 1926 से 1930 के समय में भारत सचिव बार्किन हेड द्वारा जॉन साइमन की अध्यक्षता में किसकी अध्यक्षता में? जॉन साइमन की अध्यक्षता में 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन आया। 7 सदस्य थे इसमें, सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे। 7 सदस्यीय साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे भारत में लगे। साइमन कमीशन गो बैक। इसमें क्या हुआ? साइमन कमीशन आया 1927 में, 8 नवंबर 1927 में। 7 सदस्य, सबके सब अंग्रेज। किसने भेजा? ये भारत सचिव उस समय कौन थे? बार्किन हेड जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्य थे, और 8 नवंबर 1927 को भेजा। इसमें क्या हुआ कि जब ये साइमन कमीशन भारत आया
तो यहाँ नारे लगाए जनता ने, साइमन कमीशन वापस जाओ वापस जाओ। लाहौर में विशेष घटना घटी कि जब साइमन कमीशन आया तो लाहौर में साइमन कमीशन को देख के नारे लग रहे थे। उसमें एक हमारे लाला लाजपत राय थे, उनके पुलिस की लाठी पड़ने पर, पुलिस की लाठी चार्ज होने पर घायल हो गए, सिर में लगी चोट और बहुत सारा खून बहा। खून बहने के कारण वो बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद कोई दवाई मिली नहीं टाइम से और उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। यह घटना घटी थी साइमन कमीशन के सामने। साइमन कमीशन कब आया था? 8 नवंबर 1927 को। 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें द्वेष शासन की समाप्ति व प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान करने की घोषणा की। यानी द्वेष शासन है वो बेकार है, हटा दिया जाए इसको, और प्रांतों में क्या स्वायत्त शासन दिया जाए। ये बात की गई। फिर बात मताधिकार का विस्तार करने की घोषणा की। इस आयोग में औपनिवेशिक दर्जे में प्रदायी सरकार की स्थापना को पूर्ण दया नकार दिया। पूर्णतया नकार दिया। इसको तया लिखा है, तया, पूर्णतया नकार दिया। नेहरू रिपोर्ट देखते हैं। नेहरू जी क्या कहते हैं? 12 सचिव लॉर्ड बार्किन, उस समय 12 सचिव थे, हेड लॉर्ड बार्किन हेड द्वारा ब्रिटिश संसद में भारतीयों को एक सर्व समाज संविधान बनाने में अक्षम बताया। यह घोषणा की उसने, ये बात है वो कि ऐसा कोई भारतीय जन्म नहीं लिया जो अपने लिए संविधान बनाए। एक सर्व समाज यानी पूरा भारत इतना बड़ा है, अलग अलग समाज है, लेकिन सर्व सामाजिक यानी सब समाज उसमें मिल जाए, ऐसा संविधान भारत नहीं बना सकता। जिसके कारण देश के सभी दलों ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह कहना, इसलिए सब दल एक साथ मिलकर आ गए कि हमारे लिए ऐसे कहता है, हम संविधान ही नहीं बना सकते हमारा, हम संविधान बनाएंगे हमारा। और इस लॉर्ड, भारत सचिव था ना उस समय, लॉर्ड बर्किन हेड, इसको बताने के लिए सारे दल, जितने कांग्रेस था, मुस्लिम लीग था और अन्य दल थे छोटे मोटे, सब मिलकर कहाँ आए, एक जगह आ गया, मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बना लिया। किसको बना लिया? मोतीलाल नेहरू को। और मई 1928 में मुंबई में क्या हुआ, एक अधिवेशन हुआ, उसमें नेहरू समिति का गठन किया गया। नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू समिति का गठन किया गया। समिति के प्रमुख, इनमें मुख्य आदमी क्या है? तेज बहादुर शप्रू, अली इमाम, सुभाष चंद्र बोस, NM जोशी मर्च आदि थे। समिति ने अगस्त 1928 में एक संवैधानिक रिपोर्ट लखनऊ में आयोजित की। अब इन्होंने क्या किया? नेहरू समिति ने लॉर्ड बर्किन हेड को चुनौती देने के लिए एक अगस्त 1928 में संवैधानिक रिपोर्ट लखनऊ में आयोजित की कि हम संविधान बना सकते हैं, हमारी रिपोर्ट चेक कर लीजिए। उन्होंने एक संविधान बनाया, ये होगा हमारा देश में, ये दल ये काम करेगा, यानी ये काज को, इसको इतना लाभ, इसको इतना लाभ, सब कुछ बना बन के क्या करते हैं, एक संवैधानिक रिपोर्ट की समिति ने प्रस्तुत की। किसने प्रस्तुत की? नेहरू समिति ने लखनऊ में किया। इस रिपोर्ट में भारत के संविधान की रूपरेखा का प्रस्तुत की गई, जिनमें अपनी औपनिवेशिक शासन व्यवस्था का प्रावधान था कि हम हमारा राज कैसे करेंगे। दिसंबर 1928 में कोलकाता में हुई सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट को मंजूरी नहीं मिली। सर्वदलीय समाज की बैठक हुई, नेहरू रिपोर्ट रखी गई, लेकिन मंजूरी नहीं मिली। कुछ दल ये माने, कुछ दल वो माने, एक दूसरे की टांग पकड़ के खींच लिए, इसलिए कोई मंजूरी नहीं मिली। मैकडोनाल्ड का सामुदायिक पंचांग है। इसमें क्या होता है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक समस्या में के किसी सम्मिलित हल के अभाव में अगस्त 1932 में अपने निर्णय की घोषणा की, जिसके तहत 11 समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। मुसलमान के लिए
मुसलमानों के अलावा B.R. अम्बेडकर की मांग पर पिछड़े व दलित जातियों को हिंदुओं से अलग कर उन्हें पृथक निर्वाचन की सुविधा प्रदान की गई। यानी हिंदुओं से अलग बना दिया गया जो दलित समाज थे उसको, और एक अलग ही समाज घोषणा कर दी। मैकडोनाल्ड ने भारतीयों को सामाजिक और राजनीतिक आधार पर बांटने का प्रयास किया। कांग्रेस ने प्रबल विरोध किया। गांधी जी ने अब अनशन शुरू कर दिया। अंततः पूना समझौता, पूना पैक्ट। तो पूना समझौता में क्या क्या हुआ, ये पूना समझौता कर लिया गया उस समय पर, क्योंकि दलितों को अलग से निर्वाचन दे दिया गया। भीमराव अम्बेडकर के मांगने पर अंग्रेजों ने कहा कि तुम अलग से चुनाव करो, तुम हिंदुओं में हो ही नहीं। तो गांधी जी ने देखा कि ये क्या हुआ, फूट डालो, राज करो, इसको और बढ़ावा मिला, तो अनशन पे बैठ गए। अभी ये अनशन पे बैठ गए तो कुछ जनमान्य लोग इनसे मिले और दलितों के लिए पृथक निर्वाचन के निर्णय को समाप्त करने की समझ में मदन मोहन मालवीय, यह है मुख्य इनको खुश करने वाला, यानी गांधी जी को मनाने वाला कि अनशन मत कर। मदन मोहन मालवीय और अन्य नेताओं के प्रयास से गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के मध्य एक समझौता हुआ। वह हुआ 25 दिसंबर 1932 को पूना समझौता, पुण्य पैक्ट, जिसको पूना समझौता के नाम से जाना जाता है मुंबई, जिसमें दलित वर्ग को आरक्षित स्थानों के साथ संयुक्त निर्वाचन स्वीकार किया गया। ठीक है, आपको अलग से भी मिल जाएगा लेकिन हमारे साथ में रहो। एवं दलित और पिछड़े वर्ग को प्रत्येक निर्वाचन सम्मत हुआ, यानी दलित का अलग होगा, पिछड़े का अलग होगा, यह समाप्त। ये पूना पैक्ट था। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए पूना पैक्ट कब आया? 25 दिसंबर 1932 को। किन किन के मध्य हुआ? गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में हुआ। कहाँ पे हुआ? पुणे में हुआ। किसने करवाया? मदन मोहन मालवीय। समझ गए? यह था 1935। बाद में पढ़ेंगे 12 शासन अधिनियम 1935। अगले वीडियो में पढ़ेंगे अगले बात में।